हेलो बच्चों, ये है एक नेफ्रॉन या वृक्कांड या वृक्क नलिका की संरचना। सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आपको चित्र भी बनाना होगा और उसके बारे में लिखना भी होगा। कभी कभी आता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो नामांकित चित्र बनाना है तो आपको ये ऐसे चित्र जो है वो बना देंगे। बहुत डिफिकल्ट ये चित्र इसका नहीं है, बहुत मुश्किल चित्र नहीं है, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो। अब ये तो एक नेफ्रॉन है। मैंने पहले बताया था कि नेफ्रॉन जो होते हैं ये उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। नेफ्रॉन उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। नेफ्रॉन जो है प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास होती है। इन 10 लाख के आसपास इनकी संख्या जो होती है, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं होती हैं। अगर इसको पूरा खींच करके फैला दिया जाए तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी नलिका बनती है। ये जो पूरी कुंडलित नलिका होती है। अब इसके क्या क्या भाग होते हैं इसको हम देखें तो नेफ्रॉन जो है इसकी शुरुआत एक प्याले या कप के आकार की संरचना से होती है, जिसको कहा जाता है बोमैन संपुट या बोमैन कैप्सूल इसको कहते हैं। ये एक प्याले या कप जैसी संरचना बनाता है, से शुरुआत इसकी होती है, जिसको बोमैन संपुट या बोमैन कैप्सूल कहते हैं। बोमैन कैप्सूल आगे चल करके एक कुंडलित नलिका बनाता है। ऐसे कुंडलित नलिका बनती है। इस कुंडलित नलिका को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोमैन संपुट के निकट होती है, इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। फिर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका एक यू के आकार की नलिका में खुलती है। इस यू आकार की नलिका को कहते हैं हेनले लूप। ये हेनले लूप यू आकार की, ये देखिए एक बड़ी सी नलिका होती है, इसको कहते हैं हेनले लूप। ये आगे चल करके फिर कुंडलित हो जाती है और इस कुंडलित नलिका को कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, या इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चूंकि ये बोमैन संपुट से दूर स्थित है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है वो कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल करके फिर एक दूसरी नलिका में खुलती है, जिसको संग्रह या नलिका या कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इस कलेक्टिंग डक्ट में कई इस तरह से नेफ्रॉन के अंतिम सिरे जो होते हैं वो खुलते हैं, और ये संग्रह नलिकाएं फिर आगे चल करके ये यूरेटर में खुलती हैं, जो पेल्विस होता है उसमें खुलती हैं, और जहां से यूरेटर जो होता है वो उसका निर्माण होता है। अब आगे जो बोमैन कैप्सूल होता है, इसके अंदर एक धमनी, मोटी धमनी प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं अभिवाही धमनी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अभिवाही धमनी कहते हैं। ये काफी मोटी होती है। ये जब बोमैन संपुट के अंदर आती है तो ये केशिकाओं के पतले पतले गुच्छ में केशिकाओं के पतले पतले हिस्से बना करके उसमें एक गुच्छे का रूप, एक जाल बना लेती है। उसको कहते हैं केशिका गुच्छ, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोमेरुलस। केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। केशिका गुच्छ और बोमैन संपुट, इन दोनों को सामूहिक रूप से मैल्पिघी कोश या मैल्पिजियन बॉडी कहा जाता है, या मैल्पिघी काय भी इसको कहते हैं। मैल्पिजियन कोश, मैल्पिघी बॉडी, मैल्पिजियन कोश या मैल्पिघी काय, ये कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये, लेकिन ये किससे बनता है? केशिका गुच्छ से, और बोमैन संपुट दोनों को मिलाकर के मैल्पिघी कोश बनता है। अब जब इसके अंदर धमनी प्रवेश करती है तो धमनी में यहाँ, चूंकि ये मोटी धमनी होती है, तो यहाँ से रुधिर अधिक मात्रा में इसके अंदर प्रवेश करता है केशिका गुच्छ में।
फिर ये बाहर निकलने वाली जो धमनी होती है, यहाँ से फिर ये बाहर एक धमनी निकलती है, उसको कहते हैं अपवाही धमनी। ये काफी पतली होती है। तो यहाँ से रुधिर तो अधिक मात्रा में इसके अंदर जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जो है वो पतला सकरा होने के कारण से क्या हो जाता है, इस केशिका गुच्छ में एक दबाव यहाँ उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेशर बनता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव के चलते क्या होता है, और ये बहुत ही एक क्या नाम है, एक पतली कोशिकाओं की बनी होती हैं, एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की बनी होती हैं, एक स्तरीय होती हैं, बहुत भी पतली होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। तो ये एक स्तर की चूंकि होती हैं, तो इससे जो रुधिर इसमें आया है, उस रुधिर में तमाम सारे जो बेकार पदार्थ होते हैं वो और प्लाज्मा छन करके ये चला आता है, ये छन करके चला आता है गोमय संपुट के अंदर। इस गोमय संपुट में क्या क्या होता है, इसमें होता है जल, यूरिया, यूरिक अम्ल भी होता है कुछ मात्रा में, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये पदार्थ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पदार्थ होगा। तो ये तमाम सारे के सारे, यानी कहने का मतलब है कि प्लाज्मा, जो रुधिर का प्लाज्मा होता है वो छन करके बाहर चला आता है, और उस प्लाज्मा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ करके तमाम से सारी चीजें जो होती हैं वो छन करके इसके गोमय संपुट के अंदर जो होती हैं यहाँ पर चली आती हैं। अब यहाँ पर चली आती हैं तो इसको कहते हैं निस्यंद। जो फिल्ट्रेट छन करके अलग हुआ है उसको फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है, नेफ्रिक निस्यंद उसको कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये है नेफ्रिक निस्यंद, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, निस्यंद, नेफ्रिक निस्यंद के अंतर्गत ये तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। अब क्या होता है कि इसमें से फिर इसमें कुछ लाभदायक पदार्थ हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल का भी है। तो ये चीज जो होती है फिर से क्या होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसका फिर से पुनर्अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनर्अवशोषण की क्रिया होती है। तो और फिर उसके बाद जो होता है ये तमाम सारे जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जल भी काफी मात्रा में फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। और जो बेकार हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, ये पदार्थ जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये इसकी संरचना थी, किसकी, नेफ्रॉन की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नेफ्रॉन जो है ये प्रत्येक नेफ्रॉन जो है ये उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई व क्रियात्मक इकाई है। उत्सर्जन की नेफ्रॉन जो है, इसका निर्माण जो होता है ये एक प्याले या कप लाइक संरचना, प्याले या कप जैसी संरचना से होता है, जिसको बोमैन कैप्सूल या बोमैन संपुट कहते हैं। बोमैन संपुट आगे चल करके एक कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर ये एक यू के आकार की संरचना में खुलता है, जिसको हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप आगे चल करके पुनः कुंडलित संरचना बना लेता है, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका एक अन्य नलिका में खुलती है, जिसको संग्रह नलिका कहते हैं। ये तो इसकी संरचना हो गई। और इसमें
बोमैन संपुट में एक धमनी जो है वो प्रवेश करती है, एक मोटी धमनी प्रवेश करती है जिसको अभिवाही धमनी कहा जाता है। अभिवाही धमनी इस बोमैन संपुट के अंदर आकर के पतली पतली केशिकाओं के रूप में विभाजित होकर के गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको केशिका गुच्छ कहते हैं। केशिका गुच्छ और बोमैन संपुट दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर के मैल्पिघी कोश या मैल्पिघी काय भी कहा जाता है, या मैल्पिजियन बॉडी इसको कहते हैं। यहां से फिर एक शिरा, एक धमनी जो है वो निकलती है जिसको अपवाही धमनी कहते हैं। ये अपवाही धमनी समीपस्थ कुंडलित तनिका, दूरस्थ कुंडलित तनिका और हंडे लूप के चारों ओर जो होती है वो फैल जाती है, और इसके चारों ओर ये फैल करके क्या बना लेती है, ये फैल जाती है और ये फिर एक शिरा में खुलती है जिसको अभिवाही शिरा कहते हैं, अपवाही शिरा में खुलती है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब इसमें कार्य किस तरीके से, इसकी कार्यविधि किस तरीके से होती है, तो कार्यविधि जो है इसके बारे में हम देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम इसकी कार्यविधि या मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है, इससे किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। एक होता है परानिस्यंदन, इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है चयनात्मक पुनः अवशोषण, इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ ये अभिवाही धमनी जो है, ये अभिवाही धमनी अभिवाही धमनी यहाँ से रुधिर ले आती है, और रुधिर ये काफी मोटी होती है तो ज्यादा मात्रा में रुधिर आता है इसके अंदर। और फिर इसके बाद केशिका गुच्छ होता है। केशिका गुच्छ जो होता है ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं, बहुत ही एक कोशिकीय स्तर की बनी हुई केशिका गुच्छ, ये इनका जाल फैला होता है। तो ये केशिका गुच्छ में जब आती हैं तो यहाँ से ज्यादा रुधिर आता है, और यहाँ पर रुधिर का दबाव, और यहाँ से फिर पतली एक धमनी निकलती है, अपवाही धमनी। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में रुधिर आता है और उसका दबाव अधिक हो जाता है, और रुधिर का दबाव अधिक होने, जितना रुधिर आ रहा है उतना रुधिर बाहर निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पर एक दबाव होता है जिसको रुधिर दबाव कहते हैं। उस दबाव के कारण से बहुत सारे जो प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ होते हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो सब छन करके इस बोमैन संपुट के अंदर चला आता है। जैसे जल है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, क्रिएटिनिन है, ये तमाम सारे पदार्थ होते हैं वो छन करके नीचे चले आते हैं। जो छना हुआ पदार्थ होता है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है, या नेफ्रिक निस्यंद कहलाता है। ये सब जो है ये क्या है, नेफ्रिक निस्यंद, नेफ्रिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये सब इसको, इस क्रिया को कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है ये बनता है। अब इसमें से तमाम सारे लाभदायक पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, ये सब का फिर से क्या होता है, चयनात्मक चुने हुए पदार्थों का, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल है, इनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, इनका फिर से अवशोषण होता है। इस क्रिया को कहा जाता है चयनात्मक अवशोषण। और फिर इसके बाद जो होता है वाहिकी श्रावण होता है। कुछ समीपस्थ कुंडलित तनिका और दूरस्थ कुंडलित तनिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ ऐसे जो यहाँ रह गए हैं वो पदार्थ स्रावित होकर के फिर इसमें मिल जाते हैं, और इसको कहते हैं वाहिकी श्रावण। तो वाहिकी श्रावण से होता हुआ ये चला जाता है संग्रह नलिका में। होता क्या है बच्चों की, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है वो बनता है। 15 लीटर से लगभग 18 लीटर तक नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है वो बनता है, नेफ्रिक निस्यंद क्षमता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम हमारे शरीर से दिन भर में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र ही शरीर से बाहर निकलता है प्रतिदिन। एक दिन में 1.5 लीटर से 1.8 लीटर तक मूत्र ही शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इतना जो
15 से 18 लीटर जो चीज छन रही है, नेफ्रिक निस्यंद जो है, नेफ्रिक निस्यंद छन रहा है, वो फिर कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि वो फिर से क्या हो रहा है, उसका फिर से अवशोषण कर लिया जा रहा है, फिर से वो अवशोषित हो जा रहा है। तो ये चयनात्मक अवशोषण होता है, क्योंकि इसमें जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है, और जो बेकार हानिकारक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इसका अवशोषण नहीं होता है, इसको छोड़ दिया जाता है। और जल जो है उसका भी अवशोषण होता है, तो जल की मात्रा अवशोषित होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे ये यहाँ संग्रह नलिका की तरफ आता है, वैसे वैसे क्या होता है, जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और उसमें कुछ मात्रा में जल होता है और बाकी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो होता है। तो इस तरीके से मूत्र निर्माण है या इसकी कार्य विधि है, इसके अंतर्गत ये इसका पूरा विवरण हो गया। नेफ्रॉन की संरचना या नेफ्रॉन की कार्यविधि, इसका सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी कार्यविधि जो है इसके बारे में। अब ऐसा होता है कुछ लोगों में कि कभी कभी वृक्क जो है किसी वजह से, किसी का गुर्दा खराब हो गया, किडनी खराब हो गई या डैमेज हो गई, चोट लग गई या किसी वजह से, तो वो क्या होता है, या रुधिर पूरी तरीके से छन नहीं पाता है, तो रुधिर शरीर के अंदर जो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती रहती है। तो उनके लिए एक कृत्रिम वृक्क बनाया गया है, उस कृत्रिम वृक्क के जरिए जो होता है उसके रुधिर को साफ किया जाता है, उसमें से उत्सर्जी पदार्थों को साफ किया जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, जिसको कृत्रिम वृक्क कहते हैं या उसको डायलिसिस कहा जाता है, या अपोहन की क्रिया के द्वारा कृत्रिम वृक्क एक मशीन होती है, उस मशीन कैसी संरचना होती है उसके बारे में हम देखेंगे। हाँ बच्चों, तो ये है कृत्रिम वृक्क, या इसको कहते हैं अपोहन हिंदी में, या इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। जिसका गुर्दा खराब हो जाता है या रुधिर कायदे से क्षमता नहीं है, घायल हो गया, चोट लग गई या किसी भी वजह से रुधिर जो है वो पूरा छन करके कायदे से गुर्दा जो है या किडनी जो है, वृक्क जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक कृत्रिम मशीन बनाई गई है, और उस कृत्रिम मशीन को के जरिए से क्या किया जाता है, उसके रुधिर को साफ किया जाता है। क्योंकि जब गुर्दा सही काम नहीं करता है तो रुधिर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा, हानिकारक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब एक स्तर से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो दिक्कत करने लगता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस मरीज को क्या किया जाता है, हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, और एक मशीन होती है, और उस मशीन के जरिए क्या किया जाता है, उसके रुधिर को साफ किया जाता है, छाना जाता है। इस क्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं या अपोहन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, धमनी से, एक धमनी में धमनी से रुधिर को निकाला जाता है, रुधिर को निकाल करके उसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, फिर इसमें हिपैरिन मिला दिया जाता है, फिर इस हिपैरिन मिले हुए रक्त को क्या किया जाता है, ये मशीन जो होती है, इस मशीन में आर्टिफिशियल जो वृक्क है या आर्टिफिशियल जो किडनी है उसमें डाल दिया जाता है। हेमोडायलिसिस मशीन जो होती है उसमें डाल देते हैं। हेमोडायलिसिस मशीन जो होती है इसमें बहुत सारी सेलोफेन से बनी हुई अर्धपारगम झिल्लियां इसमें लगी होती हैं, और इसमें एक प्रकार का पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को अपोहन निस्यंद कहते हैं। अपोहन निस्यंद का इसका रासायनिक संगठन बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, यानी इसमें से ये वो तमाम सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें यूरिया नहीं होती है, यूरिक अम्ल नहीं होता है, क्रिएटिनिन नहीं होता है। ये पदार्थ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो नेफ्रिक निस्यंद है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ठीक उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन, इसका विलयन बना होता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से रुधिर आता है तो चूंकि इसमें रुधिर में यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक अम्ल है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं
वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर निकल आते हैं, अपोहन निस्यंद में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें धीरे धीरे यूरिया की मात्रा जो होती है वो बढ़ने लगती है। जब यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि अब फिर जो है इसमें जब यूरिया की मात्रा ज्यादा, यानी लगभग इतनी यूरिया हो गई, जैसे 50% यूरिया इसमें आ गई, अब 50% अभी इसमें है, तो अब यूरिया यहाँ से इस रुधिर से इसके अंदर नहीं आ पाएगी, अपोहन निस्यंद में नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ कंटिन्यूअस अपोहन दूसरा निस्यंद जो है इसमें डाला जाता है, अपोहन निस्यंद जो है इसमें डाला है। इसको अपोहन निस्यंद को डायलिसेट भी कहा जाता है। तो वो डायलिसिस जो होता है कंटिन्यू इसमें डाला जाता है, ताकि वो जो जिसमें यूरिया मिल गई है वो फिर एक आउटलेट, ये इनलेट है, एक आउटलेट लगा होता है, इसके द्वारा वो निस्यंद जो होता है वो बाहर निकलता रहता है और इसमें नया अपोहन निस्यंद आता रहता है, जिससे इसमें तमाम तरह के जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, वो तमाम चीजें जो होती हैं वो छन छन करके इस अर्धपारगम्य झिल्ली से वो इसके अंदर अपोहन निस्यंद में आती रहती हैं। फिर उसके बाद छनने के बाद जब रुधिर छन जाता है तो फिर क्या होता है, ये इस रुधिर को फिर से बाहर निकाला जाता है और उसमें एंटी हिपैरिन मिलाया जाता है और फिर उसका तापमान सामान्य कर दिया जाता है, यानी जितना हमारे शरीर का तापमान होता है, और फिर उसके बाद एक शिरा के द्वारा ये शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो इस क्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें मरीज को एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है और तब जाकर के ये क्रिया जो होती है वो होती है कृत्रिम वृक्क के द्वारा। ये हीमोडायलिसिस की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि इस क्रिया में एक मशीन होती है जिसको आर्टिफिशियल मशीन कहते हैं या हीमोडायलिसिस मशीन कहा जाता है, और हीमोडायलिसिस की क्रिया जो होती है इसको अपोहन भी कहते हैं। ये कृत्रिम वृक्क का काम करती है और इसके द्वारा ऐसे मनुष्य जिनकी किडनी काम नहीं करती है तो उस आदमी को क्या किया जाता है, उसके रुधिर को धमनी से निकाल करके उसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, फिर उसमें हेपारिन मिलाया जाता है, फिर उसको उस मशीन के अंदर ले जाते हैं। मशीन में सेलोफोन से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, एक तरह पदार्थ भरा होता है जिसको अपोहन निस्यंद कहते हैं। इसका संगठन बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है जैसे नेफ्रिक निस्यंद का होता है। तो अब इसमें इस बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें जो है यूरिया और दूसरे उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो जब रुधिर इसमें आता है तो यूरिया और दूसरे रुधिर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो रुधिर से छन करके इसमें चले आते हैं, लेकिन ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को छन करके इससे बाहर नहीं आने देती है, वरना रुधिर भी इसमें छन करके चला आ रहा है। तो सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, वही अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वही सिर्फ छन करके बाहर आते हैं और इसमें लगातार जो होता है नया अपोहन निस्यंद डाला जाता है और वो फिल्ट्रेट होकर के उससे रुधिर से तमाम उत्सर्जी पदार्थ निकल करके वो बाहर निकलते रहते हैं और इस तरीके से फिर ये क्या तमाम रुधिर जो होता है फिर एक पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है, उसमें एंटी हिपैरिन मिलाया जाता है, फिर उसका टेम्परेचर सामान्य तापमान पर किया जाता है, फिर उसके बाद एक शिरा के द्वारा मनुष्य के शरीर में उसको भेज दिया जाता है। इस क्रिया में कुल 3 से 4 घंटे लगभग 3 से 4 घंटे जो है वो लगते हैं इस क्रिया में। हीमोडायलिसिस की क्रिया थोड़ा महंगी है ये क्रिया, लेकिन इसमें आदमी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटल ही में भर्ती होकर के ये क्रिया जो है वो संपन्न होगी। तो ये था कृत्रिम वृक्क या अपोहन की क्रिया या हीमोडायलिसिस की क्रिया। 1-2 चीजें और थोड़ा आसान समझ लें। एक होता है परासरण नियमन, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियमन, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैबर ने किया था। किसने किया था? हैबर ने। परासरण नियमन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैबर ने किया। तो हैबर क्या है? शरीर के भीतर जल और जो खनिज लवण है उनका अनुकूलतम सांद्रण बनाए रखने को ही परासरण नियमन कहते हैं।
एक लाइन की परिभाषा है, शरीर के अंदर जल और लवणों का सांद्रण, उनका अनुकूलतम सांद्रण बनाए रखना ही परासरण नियमन कहलाता है। तो शरीर के भीतर जल और लवणों का अनुकूलतम सांद्रण बनाए रखना ही क्या कहलाता है? परासरण नियमन कहलाता है। दो चीजें हैं इसमें, जल है और लवण है, इनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ये शरीर के भीतर बना रहे, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण नियमन कहते हैं। एक और शब्द है समस्थैतिकता, पूछा जाता है समस्थैतिकता, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में होम्योस्टैसिस। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर कैनर ने किया था। तो होम्योस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस क्या है? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर कैनर ने किया। इसके अंतर्गत क्या है कि एक शरीर के बाहर का वातावरण होता है और एक शरीर के अंदर का वातावरण होता है। तो शरीर के अंतर वातावरण की जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया जो है वो समस्थैतिकता कहलाती है। शरीर के अंतर वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की क्रिया क्या कहलाती है? समस्थैतिकता कहलाती है या होम्योस्टैसिस कहलाती है। तो ये था कुछ क्या नाम है, परासरण नियमन और समस्थैतिकता के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे जो क्या नाम है, पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। हाँ बच्चों, तो ये है पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग इस प्रकार से नहीं पाए जाते जैसे हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, या कोई सिस्टम इस तरीके से उनके अंदर डेवलप नहीं होता है। इसमें जैसे गैसीय अपशिष्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें बेकार पदार्थ के रूप में ही एक तरीके से वो पदार्थ बनता है। तो और जब कार्बन श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो भी बेकार पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन पदार्थों का जो विनिमय होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। तो इनको रंध्रों के माध्यम से इनको शरीर से बाहर जो होता है वो निकाल दिया जाता है। तरल पदार्थ, कुछ तरल अपशिष्ट होते हैं, उनको जल रंध्रों के द्वारा बिंदु श्रावण के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पत्तियों के किनारे पर जो होता है, जैसे पत्ती है ये, तो इस पत्ती के किनारे पर जो होता है, यहाँ पर सुबह के वक्त या किसी वक्त जो होता है, खासतौर से सुबह के वक्त जो होता है, जल की बूंद के रूप में पदार्थ जो होता है वो विसरित होकर के बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं बिंदु श्रावण, या ये क्रिया जो होती है जल रंध्रों के माध्यम से होती है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जैसे गोंद है, रेजिन है, इनका भी उत्सर्जन ये पदार्थ जो होते हैं वो ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो करते हैं, और ये हमारे लिए लाभदायक है। गोंद का इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत सारी दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, या गोंद गम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है चिपकाने के लिए। रेजिन है, वार्निश वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके तमाम सारे जो अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ हैं वो हमारे लिए बहुत सारी चीजों में लाभदायक भी होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो उन पुरानी पत्तियों के गिरने से भी तमाम सारे उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो नीचे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। मृत ऊतकों, जो बहुत सारे ऊतक ऐसे होते हैं जिसमें उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाता है, वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, कार्क या छाल के रूप में फिर वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं या छूटते रहते हैं। तो ये था पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। गैसीय अपशिष्ट जो होता है रंध्रों के माध्यम से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो बाहर निकलती है। तरल अपशिष्ट जो होता है जल रंध्रों के माध्यम से बिंदु श्रावण की क्रिया के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ये ठोस रूप में जैसे गोंद है, रेजिन है, इनका भी उत्सर्जन करते हैं। पुरानी पत्तियां वगैरह जो होती हैं इनके गिरने से भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जो उसमें एकत्रित होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और इस तरीके से वो छुटकारा पा जाते हैं उत्सर्जी पदार्थों से। जो ऊतक, बहुत सारे ऊतक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होने के कारण से वो मृत हो जाते हैं। तो मृत ऊतकों
को कार के या छाल के रूप में वो भी शरीर से ये बाहर समय समय पर निकालते रहते हैं। तो इस तरीके से ये पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये था पूरा आपका उत्सर्जन से संबंधित हमारे शरीर में कैसे उत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधों में कैसे उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन के कौन कौन से अंग थे, उत्सर्जन तंत्र पूरा हमने आपको समझाया, पूरा डिटेल। इसके साथ ही ये जो पहला चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरे समझ से आपके दिमाग में ये तमाम सारी बातें जो हैं वो आ गई होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको फौरन मिल सके। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा और इस कोरोना महामारी के समय जो है अपने को बचाते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई जो है उसको करिए। वीडियो को देखिए, बुक्स देखिए, जो नोट्स हैं उनसे सहारा लीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो टलने वाला नहीं है। वो मार्च में वो डिसाइडेड है, वो मार्च में होगा। थैंक यू।